हेलो स्टूडेंट, स्टडी टाइम चैनल में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान तिथि 14 जनवरी 2022 का कार्यपत्रक 68 यानी कि वर्कशीट 68 करने जा रहे हैं, जो कि हमें शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्राप्त हुई है। बेटा, ये वर्कशीट जो है आपकी चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं पर आधारित है। तो चलिए हम इस वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पहले पढ़ेंगे पुरुष जनन तंत्र और मादा प्रजनन प्रणाली के बारे में। तो पुरुष प्रजनन तंत्र में देखिए, नर प्रजनन प्रणाली में कुछ अंग जनन कोशिकाओं के उत्पादन में शामिल होते हैं और कुछ अन्य जो जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान पर पहुंचाते हैं। तो जो नर जनन प्रणाली है उसमें दो तरह के अंग होते हैं। एक अंग जो है वो क्या करते हैं, जनन कोशिकाओं का उत्पादन करते हैं, और जो दूसरे अंग होते हैं वो क्या करते हैं, उन कोशिकाओं को जनन निषेचन के स्थान पर पहुंचाते हैं। ठीक है। जनन कोशिकाओं या शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। अब ये जनन कोशिकाएं जो हैं, ठीक है, या जिनको हम शुक्राणु बोलते हैं, वो कहाँ बनते हैं, वृषण में बनते हैं। और वृषण कहाँ होता है, उदर गुहा के बाहर एक पेशीय संरचना में स्थित होता है, जिसे अंडकोश कहा जाता है। तो ये जो वृषण होता है ये एक थैली नुमा जो आकृति होती है, जो हमारे उदर गुहा के बाहर जो है वो स्थित होती है, और इसको हम अंडकोश भी कहते हैं। क्योंकि शुक्राणु के निर्माण के लिए शरीर के सामान्य तापमान की तुलना में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। ये बाहर एक थैली में क्यों होता है? क्योंकि जो शुक्राणु जो है उसके निर्माण के लिए, शुक्राणु को बनाने के लिए जो हमारे शरीर का तापमान है उससे 2 से 3 डिग्री कम तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए ये हमारे शरीर से बाहर एक थैली में होता है। वृषण टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन स्रावित करते हैं, जो शुक्राणुओं के उत्पादन के साथ साथ सहायक यौन लक्षणों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो वृषण जो है कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरोन, ये वाला हार्मोन प्रोड्यूस करता है। कहाँ? वृषण में पैदा होता है ये हार्मोन, और इसका क्या काम होता है कि ये शुक्राणुओं का उत्पादन करता है और साथ में जितने भी यौन लक्षण होते हैं नर में, उनके लिए ये जिम्मेदार होता है। शुक्राणु शुक्रवाहिनी के माध्यम से वितरित होते हैं, जो मूत्राशय में आने वाली ट्यूब के साथ जुड़े होते हैं। तो ये यहाँ पे ये देखिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ आपको। शुक्राणु जो हैं शुक्रवाहिनी के माध्यम से वितरित होते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है आपका, ये देखिए ये वृषण है, 2 वृषण होते हैं। वृषण में यहाँ पे शुक्राणु बने, मैं आपको ये समझा देती हूँ चित्र की सहायता से। शुक्राणु, ये देखिए यहाँ पे शुक्राणु बने, यहाँ पे ये शुक्राणु वाहिका है, वहाँ से आते हैं इधर, और जब यहाँ पे ये देखिए, यह 3 ग्रंथियों वीर्य पुट्टिका या शुक्राशय, प्रोस्टेट और काउपर से स्राव प्राप्त करता है। ठीक है। अब यहाँ पे जब ये पहुँचते हैं तो इसको, ये वीर्य पुट्टिका है यहाँ से, और प्रोस्टेट ग्रंथि है यहाँ पे, ये देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ से, और तीसरी चीज़ कौन सी है? काउपर। काउपर से जो है वो उसको क्या प्रदान होता है? हाँ जी, यहाँ पे जो है स्राव पर मिलता है उसको यहाँ से, और उससे क्या होता है, जो स्राव मिलने से जो शुक्राणुओं की गति जो है वो आसान हो जाती है। फिर देख लीजिए, यहाँ पे वृषण है, शुक्राणु पैदा हुए, तो वो यहाँ से शुक्रवाहिका से यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ पहुँचने के बाद उसको 3 ग्रंथियों से जो है वो स्राव मिलता है, और स्राव मिलने से उसकी जो मूवमेंट जो है वो आसान हो जाती है, और उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। ये स्राव जो है उनको, शुक्राणुओं को पोषण भी देता है, क्योंकि उनके भीतर केवल डीएनए के पैकेज की गुंजाइश होती है। प्रत्येक शुक्राणु की एक पूंछ होती है जो उसे तैरने में मदद करती है, और एक ग्रीवा क्षेत्र जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो तैरने के लिए ऊर्जा माध्यम प्रदान करते हैं। ठीक है।
तो शुक्राणु में क्या होता है, शुक्राणु की आकृति कैसे होती है, उसमें एक पूंछ होती है, ठीक है, और पूंछ किस में मदद करती है उसको तैरने में, और एक ग्रीवा क्षेत्र होता है, हेड होता है उसका, जिसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है शुक्राणु को तैरने के लिए ऊर्जा देता है। तो शुक्राणुओं के साथ इस द्रव को वीर्य कहा जाता है, ठीक है। तो जो शुक्राणु और द्रव जब मिल जाते हैं आपस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीर्य बोलते हैं। मूत्र मार्ग शुक्राणु और मूत्र दोनों के लिए एक समान मार्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से वो आया, इधर इकट्ठा हुआ, इधर मूत्राशय से भी मूत्र आता है, तो वो दोनों जो है वो एक ही रास्ते से बाहर निकलते हैं, ठीक है। प्रत्येक वृषण प्रतिदिन लाखों शुक्राणुओं का उत्पादन कर सकता है। तो ये जो वृषण है यहाँ पे, ये एक दिन में लाखों शुक्राणु जो है वो पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके बाद मादा जनन प्रणाली में। मादा जनन प्रणाली में देखिए, मादा जनन कोशिकाएं या अंडे कुछ हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के साथ अंडाशय में उत्पन्न होते हैं। तो मादा जनन कोशिकाएं जो हैं वो उनमें जो हार्मोन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, वो कहाँ उत्पन्न होते हैं, अंडाशय में उत्पन्न होते हैं। जब एक मादा का जन्म होता है तो अंडाशय में पहले से ही लगभग 1 लाख अपरिपक्व अंडे होते हैं, जिनमें से लगभग 20,000 यौवन तक पहुंचने से पहले ही पतित हो जाते हैं। तो जब एक मादा मतलब एक लड़की का जन्म होता है तो उसके जो अंडाशय होता है उसमें लगभग 1 लाख के करीब अपरिपक्व अंडे होते हैं, ठीक है। वो अंडे जो कि पके हुए नहीं हैं, और 20,000 जो है उसमें जब तक वो यंग होती है, यौवन मतलब उसके पीरियड स्टार्ट होते हैं, तो 20,000 अंडे जो हैं उसके अपरिपक्व अंडे वो खत्म हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। यौवन की शुरुआत में दोनों में से कोई भी अंडाशय प्रत्येक 28 दिनों के चक्र, जिसको हम मासिक धर्म चक्र बोलते हैं, में एक अपरिपक्व अंडा फैलोपियन ट्यूब या जिसको हम डिम्ब वाहिनी बोलते हैं को छोड़ना शुरू कर देता है। डिम्ब वाहिनी एक लोचदार बैग जैसी संरचना से में एकजुट हो जाती है, जिसे गर्भाशय के रूप में जाना जाता है, जो पेशीय गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से योनि में खुलती है। तो इसका भी मैं आपको सारा यहाँ बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जो है अंडाशय हैं 2, ठीक है। जैसे वहाँ पे 2 वृषण थे, जोड़ी थी, तो वहाँ पे यहाँ पे क्या है, 2 अंडाशय हैं। प्रत्येक माँ कभी इस अंडाशय में से कभी इस अंडाशय में से जो है एक अंडा जो है निकलता है, और वो कहाँ आता है, अंडवाहिका में आता है, और अंडवाहिका में यहाँ से क्या कहते हैं, शुक्राणु आते हैं, ठीक है। मादा के शरीर में शुक्राणु आते हैं, और वो कहाँ होते हैं, यहाँ पे उनके साथ निषेचित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आके गर्भाशय की दीवार जो होती है वो यहाँ पे चिपक जाता है, और अपना जो भ्रूण बन जाता है वो यहाँ गर्भाशय की दीवार के साथ चिपक जाता है, और यहीं से ही गर्भाशय की दीवार से ही वो अपना सारा भोजन जो है वो प्राप्त करता है और यहाँ पे ग्रो करता है। और जब वो पूरा बन जाता है, ठीक है, उसका विकास हो जाता है, पूर्ण विकास हो जाता है, तो वो इस रास्ते से मादा के शरीर से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, संभोग के दौरान शुक्राणु योनि मार्ग, मैंने बताया आपको, शुक्राणु यहाँ से गए, ठीक है, और डिम्ब वाहिनी तक पहुँचने के लिए ऊपर की ओर यात्रा करते हैं, वो ऊपर की ओर जाते हैं। यदि शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो एक युग्मनज बनता है। अगर यहाँ पे निषेचन हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, एक युग्मनज बनेगा जो डिम्ब वाहिनी के माध्यम से चलते हुए ब्लास्टुला नामक एक गेंद जैसी संरचना बनाता है। यह ब्लास्टुला बाद में एक भ्रूण बन जाता है। तो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया, मैं उससे कलर से बता देती हूँ आपको। ये एक गेंद जैसी संरचना, यहाँ पे गेंद जैसी संरचना बन जाती है, ठीक है, जो गर्भाशय की परत से प्रत्यारोपित हो जाती है, जिससे गर्भावस्था होती है।
तो ये भ्रूण जब यहाँ गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है तो इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? गर्भावस्था। यह भ्रूण गर्भाशय की दीवार में प्लेसेंटा नामक डिस्क के आकार के उत्तक के माध्यम से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। अब ये जो भ्रूण जो है वो विकसित हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ये खाना बाहर से तो लेगा नहीं, तो ये कहाँ से लेता है? गर्भाशय के साथ चिपका हुआ है, तो ये माँ के रक्त से जो है वो भोजन प्राप्त करता है। इसमें भ्रूण के उत्तक के किनारे पर विली होते हैं तथा गर्भाशय की परत मोटी होती है, जो बढ़ते भ्रूण को पोषण देने के लिए भरपूर मात्रा में रक्त की आपूर्ति की जाती है। अब क्योंकि मासिक धर्म से पहले ये गर्भाशय की दीवार जो है वो क्या होनी शुरू हो जाती है? मोटी होनी शुरू हो जाती है। तो जब यहाँ पे भ्रूण इसके साथ यहाँ चिपक गया तो वो भोजन जो है कि वो उसमें भरपूर रक्त होता है और वो रक्त से जो है माँ के रक्त से वो अपने भोजन जो है वो ले लेता है। माँ की तरफ विली के आसपास रक्त के स्थान हैं जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को माँ से भ्रूण तक ले जाने के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्र प्रदान करते हैं और विकासशील भ्रूण द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रक्त से स्थानांतरित करके हटा दिया जाता है। तो इसमें एक ये जो है यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये जो जुड़ा हुआ है यहाँ पे एक कोशिका के साथ जुड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है? माँ के रक्त से ऑक्सीजन और भोजन जो है वो भ्रूण को देता है और भ्रूण से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ पैदा होते हैं उनको माँ के रक्त में भेज देता है, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, नर युग्मक भारी मात्रा में क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि नर युग्मक भारी मात्रा में इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि जब ये नर युग्मक यहाँ से उसमें गर्भाशय में जाते हैं तो बीच में ही जो है यहाँ से योनि से होते हुए गर्भाशय में जाते हैं तो बहुत सारे जो है नर युग्मक उनकी मृत्यु हो जाती है, वो खराब हो जाते हैं और जो है कुछ जो है नर युग्मक ही अंडे तक पहुंच सकते हैं, इसलिए ये भारी मात्रा में पैदा होते हैं। दूसरा है, आवृत बीजी में निम्न के अनुरूप अंगों को लिखिए। आपने पिछले में पौधे में जनन लैंगिक जनन के बारे में पढ़ा था ना, तो बताना है कि आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उनमें शुक्राणु की जगह क्या होता है? शुक्राणु की जगह होता है परागकण। परागकण होते हैं पहला वाला। और वृषण की जगह क्या होता है? परागकोश। परागकोश। और तीसरा जो है अंडाशय की जगह क्या होता है? अंडाशय होता है। अंडाशय भी बोल सकते हैं और उसको किस स्त्री केसर भी कह सकते हैं, ठीक है। और चौथा जो है डिंब की जगह क्या होता है? इसमें होता है अंड कोशिका, ठीक है। यह आपने पिछले वाली असाइनमेंट पे पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेसेंटा का क्या कार्य है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्लेसेंटा जो है वो माँ के रक्त से जो है पोषण और ऑक्सीजन भ्रूण को देता है और भ्रूण से प्राप्त होने वाले अपशिष्ट पदार्थ जो है वो उनको माँ के रक्त में भेज देता है। मतलब माँ के रक्त से वो भोजन और ऑक्सीजन लेता है और भ्रूण जितने भी अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट पदार्थ पैदा करता है वो दोबारा माँ के ब्लड में डाल देता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही बेटा आपकी ये वर्कशीट जो है वो समाप्त होती है। तो आशा है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएंगी। थैंक यू बेटा।